स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को सूची सौंप दी है। ईसीआई सचिव सीईसी ने सौंपी है सूची। नव निर्वाचित सदस्यों की सौंपी है सूची। बिहार में आदर्श आचार संहिता खत्म हो गया। शाम 5 बजे के बाद आचार संहिता को खत्म कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं पटना से, जहां बिहार में आदर्श आचार संहिता को खत्म कर दिया गया है और इस बाबत सूची भी सौंप दी गई है। ईसीआई सचिव सीईसी ने इस सूची को सौंपा है, जहां नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची को सौंपा गया। बिहार में आदर्श आचार संहिता को खत्म कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं पटना से, जहां नवनिर्वाचित सदस्यों की सौंपी सूची गई है। और पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। शाम 5 बजे के बाद आचार संहिता खत्म। और देखिए इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? अभी फिलहाल ये सूची भी सौंपी गई है और शाम 5 बजे के बाद आचार संहिता को भी खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बिहार में 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हुआ था और शांतिपूर्वक इलेक्शन जो है संपन्न करा लिया गया, मतगणना काम पूरा कर लिया गया। उसके बाद अब सरकार बनने की बारी है, सरकार के गठन की बारी है। इस बीच जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं, खासकर सचिव हैं, और इसके साथ साथ बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी अभी राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद सभी जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनकी सूची फाइनली सौंप दिए हैं। और इसके बाद बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब खत्म हो गया है। अब नई सरकार का गठन होना है। एक तरफ जहां राजभवन में आप देख सकते हैं कि अभी सूची सौंपी गई है, ठीक इससे लगभग 70 मीटर की दूरी पर एक अन्य मार्ग है, सीएम नीतीश कुमार का आवास, और वहां पर सुबह से ही हलचल तेज है। जो एक तरह से विधायक बने हैं खासकर, या जो पहले से जो एक तरह से मंत्री रहे हैं और उन्हें दोबारा जनता ने मौका दिया है, वो भी सभी जो है सीएम नीतीश कुमार से आशीर्वाद ले रहे हैं, उन्हें शुभकामना देने के लिए पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। अब सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ जो एनडीए गठबंधन है, उसके जो एक तरह से अब नेतृत्व में जो है अब सरकार का गठन होना है और सीएम के साथ साथ जो मंत्री हैं उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। इसकी भी तैयारी तेज हो गई है और पोर्टफोलियो तैयार किया जा रहा है। उसके बाद नई सरकार, यानी एक तरह से कहा जाए कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एक बार बिहार में एनडीए सरकार काम करेगी। वाकई रजनीश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उस दौरान भी आचार संहिता लगाया गया। अब इसके बाद के आचार संहिता के दौरान बहुत सारी चीज़ों पर बाध्यता आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है। तो क्या अब सारी चीज़ें जिस पर रोक लगी हुई थी सुचारू ढंग से फिर से शुरू की जा सकती है आज शाम के बाद से? बिल्कुल, देखिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो नियम हैं, उन नियमों को एक तरह से सख्त रूप से लागू किया गया था। चाहे वो पुलिस का जो कार्यकलाप है, इसके साथ साथ जो डीएम की भूमिका है, या अन्य जो गतिविधियां हैं प्रत्याशियों के लिए लागू हुआ था। अब सब कुछ जो है शाम 5 बजे के बाद खत्म हो गया है। यानी अब जो है जो जिलाधिकारी हैं अब वो डीएम के रूप में काम करेंगे, आरओ के रूप में अब उनकी भूमिका नहीं रहेगी। इलेक्शन कमीशन को जो टास्क मिला था उसने अपना टास्क पूरा कर दिया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साफ कहा है कि जो चैलेंज था उसे हमने फेस किया और शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया, मतगणना काम पूरा हुआ और एक तरह से अब सभी अधिकारियों को भी राहत मिली है। यहाँ से अभी टीम जो है रवाना हो गई है। शुभी, वाकई रजनीश, अब एक बार फिर से सुचारू रूप से तमाम जो अधिकारी हैं वो वापस अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आचार संहिता को खत्म कर दिया गया है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे थे, राज्यपाल को सौंपी गई है सूची। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, नवनिर्वाचित सदस्यों की सौंपी गई सूची। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार में आदर्श आचार संहिता को खत्म कर दिया गया है। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है। शाम 5 बजे के बाद आचार संहिता खत्म हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि सीएम आवास पर सुबह से ही हलचल तेज है और इसी बीच राजभवन से ये खबर सामने आ रही थी।
और देखिए पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। नीतीश आवास में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सम्राट चौधरी, ललन सिंह और संजय झा भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक से सम्राट चौधरी बाहर निकल गए हैं। नई सरकार के स्वरूप पर मंथन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आपको बता दें कि भारी बहुमत के साथ एनडीए की जीत हुई है और अब सबकी निगाहें टिकी हुई है सरकार के गठन पर, नए मंत्रिमंडल पर। किन किन चेहरों को तरजीह दी जाएगी, किन किन पार्टियों के नेताओं को तरजीह दी जाएगी, किसे कौन सा विभाग मिलेगा, मंत्रालय मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी बाबत दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल लगातार तेज है। एक तरफ जहां सीएम आवास पर बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ अमित शाह से मिलकर संजय झा लौटे हैं। और संजय झा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। ललन सिंह और संजय झा दोनों की ही मुलाकात अमित शाह से हुई थी, ये भी हम आपको बता दें। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? बैठक एक बार दिल्ली में हुई और अब फिर से सीएम नीतीश कुमार के साथ ये बैठक चल रही है। क्या बातचीत हो रही होगी? क्या अमित शाह से जो बात हुई वो यहां आकर संजय झा अब सीएम नीतीश कुमार को बता रहे हैं? और ललन सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। उसके बाद 2:30 बजे के आसपास ललन सिंह और संजय झा पटना पहुंचे और सीधे से सीएम आवास में गए। और कुछ देर पहले, लगभग 1 घंटा पहले, सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, बिहार बीजेपी के बड़े नेता है, उन्होंने भी संजय झा और ललन सिंह के साथ साथ नीतीश कुमार से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे की मुलाकात चली। उसके बाद अभी सम्राट चौधरी वापस अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं और ललन सिंह और संजय झा अभी भी एक अन्य मार्ग में मौजूद हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। जाहिर तौर से मंत्रिमंडल गठन के पहले जो बड़े नेता है लगातार एक दूसरे के संपर्क में है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। और मंत्रिमंडल की तस्वीर क्या होगी, या फिर कब शपथ लेना है, या फिर कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे, इन तमाम बातों पर एनडीए के जो बड़े नेता हैं तस्वीर साफ करने। आनंद, कहा जा रहा था कि अच्छे मुहूर्त को देखकर, अच्छी तारीख को देखकर शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा, तो क्या इस बाबत भी किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास आ पाई है कि कोई तारीख निर्धारित हुई हो अब तक? देखिए 19 या 20 ये 2 तारीख है जिसमें मंत्रिमंडल माफ कीजिएगा शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो जाहिर तौर से इंतजार करना होगा। आज देर रात तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो नया शपथ ग्रहण समारोह है वो कब होगा। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि 20 तारीख के पहले, 20 या 21 तारीख के पहले जो नई सरकार बनेगी उसका शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल सुबह में एक कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद जो नीति सरकार है उसे डिसॉल्व किया जाएगा। नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल को डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद राजभवन अपना इस्तीफा भेजेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसे पूरा किया जाएगा और उसी प्रक्रिया के बाद आगे की जो तस्वीर बनेगी वो देखेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़कर पूरी जानकारी लेंगे। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार की राजनीति का केंद्र पटना, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है इकड़े मार्ग में, वहां की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही हलचल बरकरार है और जब से जीत की खबर मिली है, रिजल्ट आया है चुनाव का, उसके बाद से नीतीश कुमार से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता लगातार सीएम आवास पहुंच रहे हैं, कोई बधाई देने पहुंच रहा। तो अब तो सरकार के गठन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो रही है, सरकार के गठन को लेकर चर्चा हो रही है। कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, कितने मंत्री जेडीयू की तरफ से बनाए जाएंगे, कितने बीजेपी की तरफ से बनाए जाएंगे, ये सारी बातें अभी इस पर फैसला लेना है और इसीलिए हलचल काफी तेज नजर आ रही है। बढ़ते आगे, बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के बेहतर प्रदर्शन करने पर नीतीश कुमार के परिवार के लोगों में काफी खुशी है। सीएम नीतीश के भाई सतीश कुमार ने खुशी जताते हुए कहा कि बहुत अच्छा हुआ, आगे जो बचा हुआ काम है उसे भी पूरा करेंगे सीएम नीतीश। नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डेवलपमेंट किया है, कितना विकास किया है ये भी तो आप देखिए। महिला सशक्तिकरण पर नीतीश कुमार ने शुरू से ही काम किया है। इसको जिता दिया इस बार एकदम 10,000 रुपये कितना काम किया? 10,000 रुपया नहीं, उन लोगों का अपना भावना था।
महिला सशक्तिकरण में इन्होंने बहुत काम किया है शुरू से ही, जब से आए तब से। इलाके के लोग भी आपके टच में होंगे, क्या कह रहे हैं नीतीश की जीत पे? क्या ठीक कह रखा है कि हम लोगों के लिए काम किया, हम वोट देंगे चाहे कोई जाति का। विपक्ष कई गंभीर आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार का अब उम्र हो गया है, उनसे बिहार नहीं चल रहा है। एक दिन में 10-10 लोग मीटिंग कर रहा है, उम्र हो गया। विपक्ष कह रहा है। और देखिए, वैशाली से एक बड़ी खबर आ रही है। बेलसर में पेट्रोल पंप से लूटपाट हुई है। 1.5 लाख रुपए लूटकर लुटेरे फरार हो गए हैं। 2 बाइक से 6 की संख्या में अपराधी आए थे, फायरिंग कर दहशत फैलाई। बेलसर के साइन बाजार की घटना बताई जा रही है। रामदेव शाही पेट्रोल पंप पर लूटपाट हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, वैशाली से, जहां 2 बाइक से 6 अपराधी आए थे और लूटपाट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बढ़ते आगे, अगली खबर बेगूसराय से, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े महिला से गले की चेन छीनकर फरार हो गए। हालांकि वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। महिला अपने बच्चे को लेकर घर जा रही थी और तभी 2 बाइक सवार मौके पर पहुंचते हैं, उनके गले से चेन को छीनते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। जो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, देखिए ये सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। कैसे इस महिला का पीछा करते हुए ये युवक आता है और बाइक सवार दूसरे युवक के साथ मौके से फरार हो जाता है। गले में सोने की चेन देखकर वो चेन को छीनता है और मौके से फरार हो जाता है। और देखिए, जिस परिवार के इर्द गिर्द 1.5 दशक तक बिहार की राजनीति घूमती रही, जिस परिवार ने बिहार पर सालों तक राज किया, आज उसी परिवार में फूट पड़ गई है। बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद परिवार में दरार खुलकर सामने आ गई है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तो परिवार से नाता तोड़ने तक का ऐलान कर दिया। दिल्ली रवाना होते हुए रोहिणी आचार्य ने पटना एयरपोर्ट पर भाई तेजस्वी, उनके सलाहकार संजय यादव और रमेश का नाम लेकर खूब खरी खोटी सुनाई है। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर जो तूफान उठ रहा था, उसका असर अब खुलकर दिखने लगा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिता को किडनी देकर नई जिंदगी दी थी, उन्होंने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पटना एयरपोर्ट पर निकलते हुए रोहिणी ने सिर्फ चुनावी नाकामी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीधे तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर निशाना साध दिया। रोहिणी का आरोप है कि आरजेडी में सवाल पूछने की भी जगह नहीं बची और पार्टी को इस हालत में लाने वाले लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी ने जिनका नाम सबसे पहले लिया, उस सूची में शीर्ष पर हैं संजय यादव, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और आरजेडी से राज्यसभा सांसद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री रखते हैं और डेटा आधारित चुनाव रणनीति में तेजस्वी की कोर टीम का दिमाग माने जाते हैं। 2013 से वो तेजस्वी के साथ जुड़े हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कई नेताओं, यहां तक कि तेज प्रताप यादव तक संजय के ज्यादा दखल पर सवाल उठा चुके हैं। रोहिणी का आरोप है कि चुनावी हार की असली जवाबदेही इन्हीं लोगों से पूछनी चाहिए, क्योंकि पार्टी की राजनीति उन्हीं के हाथों में थी।
पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला वो है रमीज नेमत खान। यूपी के बलरामपुर निवासी रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम में ऐसे शख्स हैं जो नेता प्रतिपक्ष की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन सब संभालते हैं। राजनीति में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेलने वाले रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त भी हैं और उनके सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी रिजवान जहीर के दामाद रमीज पर रोहिणी का आरोप है कि पार्टी में उनसे सवाल करना भी जोखिम बन चुका है और विरोध करने वालों को नीचा दिखाया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने आरजेडी परिवार में इस टकराव पर निशाना साधा है। ये तो उन्हीं लोगों से पूछिए क्यों छोड़ा, क्या कारण है। ये तो अभी होना है, अभी तो सब में होगा। अभी बड़का कांग्रेस से लेके सब लोग, राजद सबका घर में आग लग गई है कि ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ। मैंने आपको कहा था कि 14 को परिणाम आने दीजिए, लठ चलेगा घर में। चालू हो गया ना, लठ दे लठ दे लठ दे लठ। अब बेचारे लालू यादव बैठ के आराम से काउंटिंग कर रहे हैं कि कौन लठ कितने को पड़ा, लेकिन संजय यादव को कोई नहीं निकाल सकता है। संजय यादव को निकालेंगे तो तेजस्वी लालू यादव को निकाल देंगे बाहर, ये जान जाइए। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार के बाद उठी है पारिवारिक कलह की लहर क्या वास्तव में पार्टी की भविष्य की राजनीति को बदल देगी। चुनावी विश्लेषण में लगातार ये बात उठती रही है कि तेजस्वी यादव की टीम संजय और रमीज मॉडल पर ज्यादा निर्भरता ने ग्राउंड कनेक्ट को कमजोर किया। हार के बाद जो असंतोष भीतर उमड़ रहा था वो अब रोहिणी के बयान से सार्वजनिक वोट में बदल गया है। बीजेपी पहले ही इसे पारिवारिक बिखराव का नतीजा बता रही है और बिहार की राजनीति में ये सवाल गूंज रहा है, क्या आरजेडी का असली संकट चुनावी नहीं नेतृत्व का है। और देखिए, रोहिणी आचार्य ने 1 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ पोस्ट कर लालू परिवार में एक तरह से खलबली मचा दी है। दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने अपने परिवार के लिए बेहद तल्ख शब्दों का प्रयोग किया। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनसे यही कहूंगी कि जब आप मायके में कोई बेटा आपका हो, भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना तो अपने पति से पूछा, ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान रूपी पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया जा रहा है। तो देखिए, उन्होंने बार बार यही कहा है कि कैसे मुझे गंदा बताया गया, किडनी लगवा दी इसलिए मुझे गंदा बोला गया। ये कहा गया कि करोड़ों रुपए लेकर तब टिकट मिला और इसीलिए गंदा बोला गया मुझे।
और साथ ही साथ भूल कर भी भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए, मुझसे ये गुनाह हुआ है, ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पटना से। बड़ी खबर, लालू परिवार में घमासान जारी है। लालू प्रसाद की 3 बेटी पटना से रवाना हो गई है। परिवार और बच्चों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। रागिनी, राज्यलक्ष्मी और चंदा दिल्ली के लिए रवाना हुई। कल रात ही पटना छोड़ चुकी है रोहिणी। परिवार के साथ राजनीति से भी रोहिणी ने नाता तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। परिवार बच्चों के साथ दिल्ली रवाना हुए। लालू प्रसाद की 3 अन्य बेटियां रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा तीनों ही निकल पड़ी हैं। लालू की 3 बेटी पटना से रवाना हो गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।